सत्ता के इन दलालों ने हम किसानों का खून चूस रखा है, हमें दाने दाने को मोहताज कर दिया है। अनाज उगाते हम हैं और पेट में जाता है उसके। हमारे बच्चे भूखे सोते हैं और उसके कुत्ते भी घी वाली रोटी खाते हैं। इसलिए हम आज यह प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसे शोषक और क्रूर राजा का तख्ता पलट कर ही दम लेंगे। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि फिर हमारे बच्चे भूखे पेट नहीं सोएंगे। हमारे पास भी तन ढकने के लिए कपड़े होंगे और सिर पे छत होगी। और इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं, हमारे मजदूर भाई भी हमारे साथ हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देंगे। और इसी साथ को मजबूती प्रदान करने के लिए मजदूरों के सबसे बड़े नेता श्री विप्लव मुखर्जी स्वयं यहाँ पधारे हैं। आइए विप्लव जी और हमारे भाइयों से दो शब्द कहिए। मेरे प्यारे मजदूर भाइयों को विप्लव मुखर्जी का नमस्कार। भाइयों, अब समय आ गया है कि हम सब कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़े और अत्याचार और पाप के इस प्रतिशतता को उखाड़ फेंकें और शोषण अपने हाथों में ले लें। आओ इन्हें दिखा दें कि मजदूर अगर इमारतें बना सकता है तो वक्त आने पर इन्हें मलबे के ढेर में भी बदल सकता है। किसान अगर धरती का सीना चीरकर फसल उगा सकता है तो वही किसान अपने हक के लिए मजबूत से मजबूत दुश्मन का भी सीना चीर सकता है। क्या आप लोग हमारे साथ हैं? हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो चलो भाइयों, बढ़ो और छीन लो वापस अपना। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सत्ता के जिसके आगे पैसा फेंक दो वही दुम हिलाते चले आते हैं पसीना पोंछ के। समझे कि ना? समझे कि ना? हाँ हाँ भैया, हम बिल्कुल समझ गया हूँ। अब हम अगला चुनाव जरूर जीतूंगा और तो हमारी कुर्सी पक्की है। वो तो रवेगी ही रवेगी जी। आपने हमारा हाथ जो पकड़ लिया है पसीना पोंछ के। ओलो जी देखो, ओहो अपने एडिटर साहब भी आ गए। आइए एडिटर साहब आइए, इनसे मिलो मालिक। ये हैं दैनिक बेसहारा टाइम के संपादक श्री नगदी कुमार जी। ओहो, कैसे हो नगदी कुमार जी? राम राम। अरे भाई जरा हमारे नेताजी की चिंता तो दूर कीजिए। क्या हुआ सेठ जी, क्यों चिंता में घुले जा रहे हो? चिंता का बात ये है संपादक जी कि जो काम हम करने जा रहे हैं उनका बारे में प्रेस कुछ उल्टा सीधा ना लिख दें। आप बेफिक्र रहो नेताजी, जनता वही देखेगी और पढ़ेगी जो आप चाहेंगे। आपकी तारीफों के पुल ऐसे बांधेंगे कि जनता की नजरों में आप रातों रात भगवान बन जाएंगे। हम मीडिया वालों में बड़ी ताकत होती है, हम जिसे चाहें हीरो बना दें, जिसे चाहें जीरो बना दें। आप तो बस नगदी कुमार के लिए नगदी का इंतजाम करें। समझ आ गई ना नेताजी? लो जी नेताजी लो कर लो बात। अब तो मीडिया भी आपकी जेब में आ गया। अब तो चिंता छोड़ो नेताजी और खुश हो जाओ। और मैं तो ये कहूंगा अपनी जीत की खुशी में आज ही पार्टी दे डालो, हम सब नाचेंगे पसीना पोंछ के। ये देखो यार, अब तो खुद कैपिटलिज्म के गढ़ में ही कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाजें उठने लगी। अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वॉल स्ट्रीट पर कब्जा कर लिया है। और ये देखो कैसे कैसे नारे लगा रहे हैं, वी आर 99%, हमें हमारा हक वापस दो, कॉर्पोरेट ग्रीड, हाय हाय, ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट। ये तो होना ही था यार। आम आदमी आखिर कब तक इन लालची लोगों से अपना खून चुसवाता रहे? हाँ यार, हद हो गई। दुनिया का 90% पैसा इन 1% लोगों की जेबों में है, फिर भी इनकी भूख है कि शांत होने का नाम ही नहीं लेती। ठीक कहते हो यार, दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी भूख और बीमारी से मरी जा रही है, और ये लोग हैं कि अपने कुत्तों के लिए बिस्किट भी हेलीकॉप्टरों से खरीदने जाते हैं। जिस व्यवस्था में अमीर और गरीब के बीच इतना अंतर हो, शोषण इतना बढ़ जाए, उस शासन व्यवस्था को तो समाप्त हो ही जाना चाहिए। कह तो तुम ठीक ही रहे हो मेरे भाई, मगर सवाल यह है कि अगर पूंजीवाद खत्म हो गया तो अर्थव्यवस्था चलेगी किस इकोनॉमिक थ्योरी के आधार पर? क्योंकि कम्युनिज्म तो पहले खत्म हो चुका है। अब अगर
पूंजीवाद भी खत्म हो गया तो फिर नया विकल्प है क्या हमारे पास? हाँ यार, तुम ठीक कहते हो, कोई तीसरा रास्ता नजर नहीं आता। आज दुनिया के की आग लगी हुई है। मिस्र, अल्जीरिया, लीबिया, सीरिया, यूरोप और अमेरिका जैसे देश भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं। लेकिन सभी के सामने एक ही सवाल है कि अगर कैपिटलिज्म नहीं तो क्या? लगता है यार ये शोषण ऐसे ही चलता रहेगा और हमसे हमारा हक यूं ही छीनता चला जाएगा। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे भाई। अरे ये देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है, भाग लीजिए एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब देगी उन सवालों के जो आपके मन के साथ साथ विश्व पटल पर भी हलचल मचाए हुए हैं और बताएगी एक बेहतर विकल्प आने वाले कल का। यार ये किस नए विकल्प की बात कर रहे हैं? ये जरूर किसी राजनीतिक पार्टी का चुनावी स्टंट होगा। नहीं नहीं यार, नीचे तो कुछ और ही लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है आयोजनकर्ता आनंद मार्ग प्रचारक संघ। नाम से तो ऐसा नहीं लगता कि कोई राजनीतिक पार्टी हो, बल्कि ऐसा लगता है जैसे खुशियों और आनंद के मार्ग पर ले जाने वाली कोई पवित्र संस्था हो। तो चलें क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ हाँ चलो चलो। हाँ चलो चलो। मालिक, मालिक, आप तो बर्बाद हो गए मालिक, आप तो बर्बाद हो गए, आप तो लुट गए मालिक। अरे क्या हुआ मुंशी, इतना परेशान काहे नजर आ रहे हो? अरे मालिक बस ये समझ लो आपका अंतिम समय निकट आ गया है, आपके दिन पूरे हो चुके हैं। हाँ, ये का अनाप शनाप बके जा रहे हो? अरे बताओ हुआ क्या है आखिर? ये देखो मालिक, ये देखो आनंद मार्ग प्रचार संघ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। भाई हो दादा, अरे ये क्या हो गया रे? अरे बुर्बक, अरे जाओ रे, अरे जल्दी से सेठ जी को बुला के लाओ ना रे, अरे हम सब मारे जाएंगे। उन्हें तो मैं कब का फोन कर चुका हूँ, बस वो आते ही होंगे। अरे लो वो आ गए सेठ जी संपादक जी के साथ। नेताजी राम राम। अरे क्या हुआ नेताजी, क्यों इतनी इमरजेंसी में फोन करके फिर से बुला लिया पसीना पहुंच के? सेठ जी, अबे बातें कुछ ऐसा है भाई, ये आनंद मार्ग के लोग जो है ना वो कहता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उनमें शासन के बारे में नया नया बात बताएगा। अब बताइए हम लोग का क्या होगा? ओहो नेताजी, इसमें इतना परेशान होने की बात है? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती रही है जी पसीना पहुंच के। आंखें खोल के जीना सीखो सेठ जी, जानते नहीं हो आप ये आनंद मार्गी लोग को? बड़ा ईमानदार और मजबूत इरादा वाला होता है ये लोग। एक बार अगर हम लोग के पीछे पड़ गया ना तो जीना मुश्किल कर देगा। खैर नहीं है हम लोगों का, सब के सब मारे जाएंगे। अरे नेताजी आप परेशान ना हो जी पसीना पहुंच के। मैंने बड़े बड़े ईमानदार को खरीदा है जी। हाँ, और जब नोटों का बंडल इनके आगे फेंका जाएगा तो सारी ईमानदारी धरी की धरी रह जाएगी पसीना पहुंच के। हाँ जी हाँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी गलती तो भूल के भी मत करना। ये आनंद मार्गी हमारे नेताजी की तरह भ्रष्ट और बेईमान नहीं होते कि पैसे देखते ही डूबने लग जाए। है बुरबा कहीं का, ये क्या बक रहा है रे मुंशी तू? मैं ठीक कह रहा हूँ मालिक, ये आनंद मार्गी सूखी रोटी नमक के साथ खाकर गुजारा कर लेंगे मगर रिश्वत कभी नहीं लेंगे। अरे नेताजी तो फिर सुना। जब और मैं जिस वेद की बात कर रहा हूँ वो जीवन कैसे जीना है इस बात का ज्ञान देता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो कोई भी जीवन वेद में लिखित यम और नियम को मानकर चलेगा वो शीघ्र ही न केवल एक मजबूत नैतिकवान बन जाएगा बल्कि अष्टपास और खडरीपू भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे सेठ जी रोको इस साधु को, नहीं तो यही खड़े खड़े कवाला कर देगा हम लोगों का। अच्छा ठीक है जी ठीक। अब आप अपनी दूसरी एम के बारे में भी तो बताइए। अब आते हैं दूसरे एम यानी मास एजुकेशन पर, जिसका मतलब है सभी को शिक्षा। अगर समाज के सभी लोग शिक्षित और पढ़े लिखे होंगे तो फिर कोई भी अपना अमूल्य वोट दारू और रोटी के बदले नहीं बेचेगा।
बल्कि सोच समझकर योग्य व्यक्ति को ही सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेगा। और जब अच्छे वो योग्य व्यक्ति सरकार बनाएंगे तो सरकार अच्छे ही काम करेगी ना। सो तो है स्वामी जी, मगर सत्ता में आने के बाद कहीं यह चुना लोग सब वहाँ पर भ्रष्टाचारी हो गया तो क्या करेंगे? ऐसे ही मुसीबत से निपटने के लिए MMS का तीसरा पॉइंट यानी एस काम करेगा, जिसका मतलब है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ये कैसे काम आएगा स्वामी जी? माय डियर ब्रदर, समाज के लोग अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जागरूक रहें और अपने तीनों प्रकार के अधिकार एवं कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझते हों तो सरकार में बैठे जनता के प्रतिनिधि चाहकर भी भ्रष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यह डर रहेगा कि यदि हमने कोई भी गलत काम किया तो जनता हमें कुर्सी से उतार फेंकेंगी और फिर दोबारा कभी मौका नहीं देगी। आई बात समझ में? हाँ स्वामी जी, ये बातें हमारी समझ में अच्छी तरह से आ रही हैं कि अगर लोकतंत्र की कमियों को दूर करके उसे एक अच्छी शासन व्यवस्था बनाना है तो मास एजुकेशन, मोरालिटी और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाना ही होगा। तभी लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। MMS के होने पर ही लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन होगा, अन्यथा लोकतंत्र बेवकूफ़ों द्वारा बेवकूफ़ों के लिए बेवकूफ़ों पर शासन हो जाएगा। अरे मारे गए लगता है ये आनंद मार्ग का सन्यासी आज हमारी कुर्सी छिनवा के ही रहेगा। नेताजी, अरे इतना क्यों घबरा रहे हो? सब्र से काम लो। मैं अभी इस पर एक मुश्किल प्रश्न रखता हूँ, आप सिर्फ देखते रहिए। पूछिए श्रीमान। स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि आपके इस MMS द्वारा लोकतंत्र में सुधार कर भी दिया जाए तो क्या लोकतंत्र में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो सभी को सुखी बना सके? मतलब ये कि रोती हुई मानवता के चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए मुस्कान लाने का कोई विकल्प है आपके पास? हाँ, उसका भी विकल्प है और उसी विकल्प को बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित भी की गई है। तो स्वामी जी बताइए ना जल्दी से वो विकल्प जो डेमोक्रेसी का स्थान लेगा। हम विद्यार्थी लोग उसे सुनने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। मानवता को अगर हमेशा हमेशा के लिए सुखी एवं समृद्ध बनाना है और सभी समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढना है तो उसका एक ही विकल्प है, सद्विप्र समाज की स्थापना। कौन से समाज की स्थापना स्वामी जी? सद्विप्र समाज की स्थापना। अरे स्वामी जी, ये तो पटाखा पे पटाखा छोड़े जा रहे हैं आप। ये कौन नया समाज का बात कर रहे हैं? सद्विप्र समाज की स्थापना का मतलब है सद्विप्रों का समाज स्थापित हो जाना। ये सद्विप्र लोग कौन है स्वामी जी? हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति आध्यात्मिक साधक अपने शक्ति संप्रयोग द्वारा पाप का दमन करना चाहते हैं, वे ही सद्विप्र है। यानी साधारण शब्दों में कहें तो सद्विप्र वे लोग हैं जो शारीरिक रूप से फिट होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से विकसित होंगे और हर तरह के शोषण के खिलाफ उनमें लड़ने की शक्ति होगी। अच्छा जी, तो क्या ये सद्विप्र लोग सरकार बनाएंगे? कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? हैं? नहीं, ये कोई राजनेता नहीं होंगे जो कुर्सी पर आराम से बैठकर आदेश देते रहें, बल्कि ये तो मानवता के सच्चे सेवक होंगे जो समाज के केंद्र में रहकर समाज चक्र को आगे बढ़ाते रहेंगे। अरे बाप रे, ये सद्विप्र लोग तो हमारे नेताजी और सेठ जी जैसे लोगों का कबाड़ा ही कर देंगे। अरे मुंशी बर्बाक, अरे चुप रहना चिरकुट। अरे काहे हमरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है भाई? कुछ सोचने तो दे हमको। अरे
तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन लोग के पास कोई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है कि नहीं, कि ये लोग अपने मन का चलाते रहेंगे हिटलर के तरह? देखिए श्रीमान जी, बिना सामाजिक आर्थिक दर्शन के कोई भी समाज अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। और फिर सद्विप्र तो स्थायी समाधान लाने वाले शांति के वाहक होंगे। तो फिर यह कैसे संभव है कि उनका कोई सामाजिक आर्थिक दर्शन न हो? अच्छा, तो बताइए कि ये सद्विप्र लोग किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे? काहे कि आप तो बढ़िया से जानते होंगे कि कम्युनिज्म अकाल मृत्यु को प्राप्त कर चुका है और कैपिटलिज्म भी अंतिम सांस गिन रहा है। देखे हैं ना मंदी का दौर। तो इस सद्विप्र लोग किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे? जिस सामाजिक आर्थिक दर्शन को आधार बनाकर ये सद्विप्र लोग काम करेंगे, उस दर्शन का नाम है प्रउत। प्रउत? ये कहाँ से निकाल निकाल के तुक्का मार रहे हैं स्वामी जी आप? ये प्रउत का भला है? ये सब तो हम पहली बार सुन रहे हैं। क्या मतलब है इसका? प्रउत का मतलब है प्रगतिशील उपयोगी तत्व, यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। लो जी, स्वामी जी तो अपने शब्दों के जाल में फंसा रहे हैं जी। पसीना कि आप और आपके साथी उल्टे सीधा सवाल पूछ पूछ कर स्वामी जी को परेशान किए जा रहे हैं। यदि शीघ्र ही आपने अपने व्यवहार को दुरुस्त नहीं किया तो अच्छा ना होगा। हाँ, तो स्वामी जी आप हमें कुछ प्रउत के बारे में बता रहे थे, कृपा करके कुछ विस्तार से बताएं जरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रउत यानी प्रगतिशील उपयोगी तत्व एक ऐसा प्रगतिशील यानी डायनेमिक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जो विश्व की संपूर्ण भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संपदा का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने की हिदायत देता है, ताकि विश्व के सभी जीव अपने जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं चिकित्सा को प्राप्त करते हुए अपने आध्यात्मिक लक्ष्य यानी परम पुरुष की प्राप्ति कर सके। तो इसका मतलब स्वामी जी, प्रउत व्यवस्था के आने पर सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा मिलने लगेगी? सिर्फ मिलने ही नहीं लगेगी, बल्कि इन पांचों चीजों की सभी को गारंटी भी दी जाएगी। फिर चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, औरत हो या मर्द, बीमार हो या भला चंगा, सभी को ये पांचों चीजें मिलना अनिवार्य कर दिया जाएगा। स्वामी जी, फिर तो जरूर इन पांचों चीजों को सभी को देने के लिए जनता से अलग से कोई स्पेशल टैक्स वसूला जाएगा ना? नहीं नहीं श्रीमान जी, ये पांचों चीजें तो सरकार की तरफ से सभी को फ्री एंड कंपलसरी रूप से दी जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया। फ्री एंड कंपलसरी रूप से दी जाएगी। नौजवानों को लुभाने के लिए बढ़िया नारा है ये। अरे स्वामी जी, जरा ये तो बताइए कि इतना बड़ा आबादी को खिलाने के लिए पैसा और अनाज कहां से आएगा? और मान लो कि अगर सरकार अमेरिका या वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके ऐसा काम कर भी लिया तो सरकार तो उस कर्जा में डूब कर मर जाएगी। बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है श्रीमान जी। परमात्मा ने धरती के हर हिस्से में कोई न कोई प्राकृतिक विशेषता अवश्य ही दी है। यदि उसका उचित दोहन और विवेकपूर्ण वितरण किया जाए तो इतनी आबादी तो क्या, इससे ज्यादा आबादी को भी खिलाया जा सकता है, वो भी बिना अमेरिका या वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिए। लगता है मालिक आज ये सन्यासी हम लोगों का बोझ बिस्तरा बांध कर दम लेगा। अरे चुप करिए ना मुंशी जी, जब बोलेंगे तो असुर ही बोलेंगे। अभी चखाते हैं ना हम इस सन्यासी को मजा। ए स्वामी जी, हमारी एक समस्या का समाधान तो करिए जरा। हाँ पूछिए। आप तो कह रहे थे कि प्रौद के आने पर सभी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा फ्री और कंपलसरी दी जाएगी।
और इसके लिए आप जनता से कोई स्पेशल टैक्स भी नहीं लोगे और विदेश से कोई कर्जा भी नहीं लोगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो फिर जिस नारायण सेवा की बात आप कर रहे हैं फ्री एंड कंपलसरी रूप से, उसके लिए क्या इस भोली भाली जनता से आप ओवर टाइम कराइएगा? आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है श्रीमान। मैं इसी प्रश्न का इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। अब मैं आप लोगों को प्रौध की एक और विशेषता बताता हूं। प्रौध व्यवस्था में किसी को भी ओवर टाइम काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके विपरीत काम के घंटे घटते चले जाएंगे। जैसे कि मान लो आज 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे ये काम के घंटे 8 से घटकर 7 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे। इसी तरह काम के घंटे घटते चले जाएंगे। लो जी, फिर तो काम के घंटों के साथ मजदूरी भी घटानी होगी जी, और जनता गरीब से और भी गरीब हो जाएगी जी पसीना पहुंच के। हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रौध व्यवस्था में मजदूरी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन संग्रह के लिए नहीं बल्कि आवश्यकता के पूर्ति के लिए किया जाएगा। अगर कुछ घटेगा तो वो शोषण, अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार घटेगा। काम के घंटे भी इसलिए घटाए जाएंगे ताकि सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय भजन कीर्तन, आध्यात्मिक चर्चा और साधना के लिए मिल सके। तभी तो प्रौध अपने अंतिम उद्देश्य यानी परम पुरुष की प्राप्ति में सफल हो पाएगा। फिर कभी कोई नहीं कहेगा भूखे पेट न होई भजन गोपाला, रख लो अपनी कंठी माला। वाह, कितना सुंदर और प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक दर्शन है प्रौध। जहां ना कोई भूखा है ना कोई नंगा, सभी के सिर पर छत है और सभी को है शिक्षा और चिकित्सा। अरे तुम नौजवान लड़का सब पगला गए हो का? इस साधु तुम लोगन को भरमा रहा है। कोई प्रौध फरौध नहीं आने वाला है। हम नेता लोगन का शासन व्यवस्था ही सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था है। हम सच कह रहे हैं, विश्वास करो हम पे भाई। नेताजी एकदम ठीक कह रहे हैं जी पसीना पहुंच के। भला ऐसे भी कभी हो सकता है काम के घंटे कम हो जाएं और तनख्वाह बढ़ती जाए? हैं? एकदम उल्टा सिस्टम है जी इनका। अरे बल्कि मैं तो कहूंगा ये लोग ही उल्टे हैं जी, पसीना पहुंच के हैं। अरे भाई लोगों, ये साधु लोग तो खुद ही बेरोजगार होते हैं, ये भला किसी को क्या रोजगार देंगे? अरे ये लोग तो खुद दूसरों से ही भीख मांगकर गुजारा करते हैं, भला ऐसे लोग क्या दूसरों का पेट भरेंगे? अरे मैं तो कहता हूं निकाल बाहर कर डालो इस ढोंगी सन्यासी को यहाँ से। बस चुप हो जाइए, बहुत हो चुका आप लोगों का ये नाटक। हमने पहले भी आप लोगों को ये चेतावनी दी थी कि अपने व्यवहार को संयमित रखिएगा, मगर आप लोग नहीं माने। आप ऐसे महात्मा पर कीचड़ उछाल रहे हैं जो भ्रष्टाचार और शोषण की चक्की में पीस रही मानवता को बचाने का एक नया रास्ता लेकर आया है। आप ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार और भिखारी कह रहे हैं जिसने विश्व मानवता की सेवा करने के लिए अपना घर बार, माँ बाप, भाई बहन सब छोड़ दिए। अगर ये भिखारी है तो फिर महात्मा बुद्ध क्या थे? अगर ये बेरोजगार है तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्या थे? अगर ये ढोंगी है तो फिर कबीरदास जी क्या थे? और आप ऐसे शांति के दूत को बाहर निकालने की बात कह रहे हैं? बाहर ये नहीं, बाहर जाएगी आप जैसे चोरों और उचक्कों की ये टोली। और ये काम हम नौजवान अपने हाथों से स्वयं करेंगे। चलो भाइयों, निकाल बाहर करो।